हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कैपेसिटर पार्ट 2 का। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का ये लेक्चर होगा। इसके पहले ऑलरेडी हम कैपेसिटर फर्स्ट की बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी कैपेसिटेंस की कि कैपेसिटेंस क्या होता है और उसके क्वेश्चंस फिर हमने किए थे कैपेसिटेंस के किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। होपफुली वो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज जो है हम बात करेंगे कैपेसिटर की, कैपेसिटर क्या होता है और उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विद डाइलेक्ट्रिक, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो देखो भाई, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कैपेसिटेंस के अंदर। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी है उसको हमने नाम दिया था कैपेसिटेंस। और फिर मैंने ये भी आपको कहा था कि कैपेसिटेंस को कैपेसिटर से हमें नहीं समझना है। कैपेसिटर एक अलग कहानी है, कैपेसिटेंस मेजर ऑफ एबिलिटी है टू होल्ड द चार्ज। यदि हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर एक डिवाइस है ना। कैपेसिटर एक डिवाइस है, जबकि कैपेसिटेंस जो है वो मेजर ऑफ एबिलिटी है। दोनों अलग अलग बातें हैं। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। जबकि कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं तो वो क्या है? मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, और कैपेसिटर की वही हम बात करें तो कैपेसिटर का मतलब हो गया कि वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेगा, उसको हम क्या नाम देंगे? कैपेसिटर नाम देंगे। ठीक है, इसको और दूसरा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको? इसको कंडेंसर भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कंडेंसर। मतलब कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कैपेसिटर की जगह कंडेंसर लिख के आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है कि मैंने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, ये कौन सा नया शब्द आ गया। नहीं, कैपेसिटर ही कंडेंसर है। ठीक, अब कैपेसिटर जो है, यहाँ पे सामने आपको एक कैपेसिटर दिख रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ जब भी डायग्राम बना आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसकी जो प्लेट्स होंगी वो रेक्टेंगुलर होंगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसकी जो प्लेट्स हैं वो सर्कुलर भी हो सकती हैं, इसकी प्लेट्स जो हैं वो किसी भी शेप की हो सकती हैं। बस चीज क्या है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल है इसलिए इनका नाम क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके अंदर दो प्लेटें हैं, उनका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है। जनरली हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यूज में लेते हैं, इसलिए हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया यहाँ पर, और इसके ऊपर दोनों प्लेटों पर अलग अलग चार्ज है। एक पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो एक पर नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप क्लोज टू ईच अदर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये मिलकर क्या बना देते हैं? कैपेसिटर। यहां पर इसके सिंबल्स दिखाए गए हैं। कई बार सर्किट डायग्राम में आपको ये वाला देखने को मिलेगा, कई बार ये देखने को मिलेगा, और कई बार ये मिलेगा। ये वाला अगर मिले, ऐसे एरो लगा मिले, तो इसका मतलब हो गया ये कौन सा है? वेरिएबल है। ये कौन सा है? वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब इसकी कैपेसिटेंस वेरी करेगी। कैपेसिटर है तो फिर कैपेसिटेंस भी है, और कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? सी इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब यदि किसी कैपेसिटर की चार्जिंग की जाए, चार्जिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्जिंग के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी, तो बैटरी लगा दी। ये एक्सटर्नल बैटरी है, ये बैटरी लगा दी प्लेटों के बीच में। तो जब ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी तो पॉजिटिव वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज देगी इस प्लेट को, और जो नेगेटिव वाली प्लेट है उससे इस प्लेट पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो इसकी प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल होगी, यानी कि यहाँ जो पोटेंशियल होगी वो वही पोटेंशियल होगी जो किसके बराबर है? बैटरी की पोटेंशियल के बराबर। जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा उस टाइम यहां जो पोटेंशियल होगी वो वही पोटेंशियल होगी जो बैटरी की पोटेंशियल है। इतनी बात क्लियर? तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो बातें निकली। कैपेसिटर का मतलब होता है वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। कैपेसिटेंस का मतलब होता है मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोनों बातों से हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। कैपेसिटेंस के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि ये डिपेंड नहीं करता चार्ज पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर। कैपेसिटर करेगा, कैपेसिटेंस नहीं करता। दूसरा नाम क्या होता है इसका? कंडेंसर। दूसरा नाम क्या होता है? कंडेंसर। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो चार्ज ऑन कैपेसिटर।
कोई कैपेसिटर की प्लेट है, ये आपको शो की गई है, इसके ऊपर कुल चार्ज है प्लस क्यू। तो अब इसकी दो सरफेस है, एक सरफेस ये है ये वाली, और एक सरफेस ये है ये वाली, जिसको मैं किससे कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर से और एक ब्लू कलर से। क्योंकि कैपेसिटर एक कंडक्टर की प्लेट है, तो कंडक्टर के अंदर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। कंडक्टर के अंदर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। दैट मीन्स कि जो चार्ज है वो दोनों साइड, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों साइड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर कुल चार्ज क्यू है, तो इस प्लेट पर यहाँ पर बाहर वाली पर भी कितना आ गया, प्लस क्यू बाई टू, और यहाँ पर भी कितना आ गया, प्लस क्यू बाई टू, है ना। क्योंकि यहाँ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। बीच में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब मैंने क्या किया, दो कंडक्टर को आसपास में रखा, एक कंडक्टर ये हो गया और एक कंडक्टर ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर चार्ज आया है प्लस क्यू बाई टू। देखो इस वाली प्लेट के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू बाई टू यहां पर, तो यहां पर एक इंड्यूस चार्ज आएगा क्योंकि कंडक्टर है, तो यहां पर प्लस क्यू बाई टू है, तो इंड्यूस चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस क्यू बाई टू। कितना आ जाएगा, माइनस क्यू बाई टू। यहां पर बाहर वाली प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू बाई टू और यहां पर भी चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू बाई टू होगा। यहां पर जो कुल चार्ज है वो कितना है, क्यू, तो यहां पर भी कुल चार्ज कितना होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। तो यहां पर माइनस क्यू बाई टू आ गया, यहां पर कितना आ गया, क्यू बाई टू आ गया, है ना। और ये किसका होगा, प्लस का हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहां से इसकी अर्थिंग कर दी तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहां पर कुल चार्ज आ जाएगा प्लस और यहां पर कुल चार्ज आ जाएगा माइनस। कुल मिलाकर ये चीज मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी कि जब हमें दो प्लेटों के ऊपर चार्ज निकालना होगा तो बाहर वाली प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो है हमेशा सेम रहेगा, अंदर वाली जो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होगा, पर डायरेक्शन जो साइन है उसमें क्या होगा, अपोजिट हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब हम बात कर लें कि एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर वो कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब यहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है उसमें से आधी जो एनर्जी है ना, जो चार्जिंग जब हम कैपेसिटर की करते हैं बैटरी से, तो हाफ जो एनर्जी है वो सप्लाई होती है किसमें, स्टोर्ड में, कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। जब हम कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं बैटरी से तो जो हाफ एनर्जी है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, और हाफ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है या उसका लॉस हो जाता है किसके फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म। और वो हीट एनर्जी के फॉर्म में जो निकलती है वो कितनी निकलती है, हाफ क्यू बी। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बन के आ जाता है। क्वेश्चन क्या बन के आता है कि जो कैपेसिटर है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है जब उसको बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, और कितनी एनर्जी जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो जनरली हम तीन तरह के कैपेसिटर्स की बात करेंगे। पहला जो हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होगा जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एक चार्ज यदि पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट यदि पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो डी है। सेपरेशन इस तरह के से रखा जाता है कि फ्रिंजिंग इफेक्ट इसके ऊपर ना हो। सेपरेशन डी जो है वो इस तरह से लिया जाता है कि फ्रिंजिंग इफेक्ट इन दोनों प्लेट पर ना हो। ये जो ए एरिया है, इस ए एरिया को हम कहते हैं ओवरलैपिंग एरिया। अब ओवरलैपिंग एरिया का क्या मतलब होता है मैं थोड़ी देर बाद अभी बताऊंगा। इस ए को हम क्या नाम देते हैं, ओवरलैपिंग एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। एप्सिलॉन ए अपॉन डी याद रख के चलना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। यदि इस दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। और वो कितने टाइम्स बढ़ जाती है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स ही वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि के इंटू सी। यहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई। ठीक है, डेरिवेशन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारे कोई काम दाम के वो है नहीं। इसी तरह से दूसरा जो कंडक्टर है या कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब दो होलो चार्ज की तरह हो गया, होलो जो स्पेयर है उसकी तरह हो गया, एक अंदर और एक बाहर। अंदर वाले की रेडियस ए और बाहर वाले की रेडियस बी है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस आ जाती है वो आ जाती है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर B ग्रेटर देन क्या है, A है। यहाँ पर B ग्रेटर देन क्या है, A है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाता है। फिर यदि डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में फिल कर दिया, तो फिर वही बात किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ेगी।
फिर हम बात कर लेते हैं तीसरे टाइप का जो कैपेसिटर होता है, जो सिलेंड्रिकल के केस में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग, ये E के बेस पर है, जिसको LN भी लिखते हैं ना कैलकुलेटर में, वो है ये B अपॉन A। B बाहर वाले की रेडियस है यानी कि बड़ी वाली रेडियस, और A अंदर वाले की रेडियस है यानी कि छोटी वाली रेडियस। यदि इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए तो अगेन वही कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, किससे, K टाइम्स से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। डेरिवेशन इनके कोई याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, डेरिवेशन कोई करने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बात की थी ओवरलैपिंग एरिया का क्या मतलब होता है। अब मान लो कि तुम्हारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स इस तरह से हैं कि वो अलाइनमेंट में नहीं है, तो क्या ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। एरिया कौन सा लोगे? जो एरिया यहां पर देखो ओवरलैप कर रहा है, जो एरिया ओवरलैप कर रहा है यहां तक, ये प्लेट यहां तक आ रही है तो ये एरिया ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो एरिया होगा ये एरिया क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग एरिया। तो जैसे पैरेलल प्लेट के केस में तो यहां पर सेम थी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी, तो ये ओवरलैपिंग एरिया हो गया था। यहां पर ओवरलैपिंग एरिया ये हो जाएगा, तो एक को जो मैंने कहा ओवरलैपिंग एरिया, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहां क्वेश्चन में बोला गया है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज 10 म्यू एफ, ना कैपेसिटी कितनी दी है उसकी? 10 म्यू एफ। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज, ये इज है, ये 75 नहीं है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो पहले केस में पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लूं, C इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन A अपॉन D। तो यहां से C प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1 अपॉन D है। इतनी बात क्लियर। फिर हमें बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू 4 सेंटीमीटर, तो देखो ये कहानी है, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू D2 अपॉन D1। हमें निकालना है C2। C1 की जो वैल्यू है वो 10 है, C2 हमें निकालना है। D2 हमारे पास कितना हो गया? 4, और D1 कितना है? 8। यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट आपस में क्या हो रही है? कैंसिल आउट हो रही है। तो यहां से क्या बनेगा? ये 10 अपॉन C बनेगा और ये बन जाएगा 1 अपॉन 2। तो यहां से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 20 म्यू एफ। तो कैपेसिटेंस जो है या कैपेसिटी है वो कौन सी हो जाएगी? 20 म्यू एफ। मतलब कि आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 20 म्यू एफ। यार मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से मैं कोई इसमें सोच रहा हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो बता देना कमेंट करके। मैं टाइमर लगाना चाह रहा हूं इसमें कि अब मैं क्वेश्चन जब तुम्हें कराऊं, कुछ टाइम मैं तुम्हें दूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर मैं उसको कराऊं 1-2 मिनट का, तो थोड़ा और फील आएगा, मजा आएगा। तो कोई ऐसा कुछ एप्लीकेशन पता हो तुम्हें तो ज़रूर कमेंट करके बता देना मेरे को, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ईच प्लेट ऑफ एन एयर कैपेसिटर इज 4 सेंटीमीटर, ना। डायमीटर ऑफ ईच प्लेट ऑफ एयर कैपेसिटर इज 4 सेंटीमीटर। टू मेक द कैपेसिटी ऑफ दिस प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू दैट ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर स्पेयर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज। तो पहला केस तो ये है, ये वाला एप्सिलॉन A ओवर D, और दूसरा केस ये है कौन सा? स्फेरिकल कैपेसिटर, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैं क्वेश्चन में बोला है ये एप्सिलॉन A अपॉन D इक्वल्स टू आपको करना है 4 पाई एप्सिलॉन R, ये करना है आपको। तो ये करना है तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? पहले साहब सबसे पहली बात, यहाँ एप्सिलॉन ए मतलब पाई R स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। R कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -2, और स्क्वायर होगा इसका तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन D तो हमें निकालना ही है ना, D तो निकालना ही है, इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर उसके बाद R यानी कि यहाँ 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर -2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आना चाहिए 1 इंटू 10 पावर -3 मीटर। ये कैलकुलेशन एक बार आप लोग करके देख लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। मेरे पास डायरेक्ट आंसर लिखे हुए थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेनली प्रोसेस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन जिस एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें नहीं पूछेंगे। आगे बात करें, हमें उसके बाद बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन क्या होता है हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और ये बहुत अच्छे से मैं तुम्हें बता भी चुका हूं कि जब हम पोलराइजेशन या किसी डाइलेक्ट्रिक को जब हम दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो क्या इफेक्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे।
तो इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर का, जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था तो वो था ई नॉट, और डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्योंकि उसका पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन हो जाएगा तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस ई आई, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट माइनस ई आई। ई नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट ओवर के, है ना, किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट ओवर के। तो यहां से दो प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से फॉर्मूला बनाया, तो इंड्यूस्ड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका ये फॉर्मूला आ गया। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से हो क्या रहा है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से तीन चार चीजें हो रही है मेनली। पहला तो क्या कहानी हो रही है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो गया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई था या ई नॉट था, अब वो हो गया ई नॉट अपॉन के। पहले पोटेंशियल था वी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी, अब पोटेंशियल हो जाएगा वी नॉट अपॉन के, यानी कि पोटेंशियल भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, ई नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, परंतु जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि जो कंडक्टर है डाइलेक्ट्रिक जो के फॉर्म में क्या है कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इंड्यूस चार्ज वाले फॉर्मूले में जब वैल्यू रखोगे सिग्मा आई इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट देगा वैल्यू 0, तो सिग्मा आई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा, यानी कि उस केस में इंड्यूस चार्ज और सिग्मा दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। क्यों, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। डाइलेक्ट्रिक के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक एक तो इंक्रीज कर रहा है किसको, कैपेसिटेंस को, जो कि हमने यहां पर देखा। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है किसको, प्लेट्स को। उसके अलावा स्टिकिंग, जो प्लेट्स को एक दूसरे से चिपकने से बचाता है, बीच में आ गया तो दोनों को एक दूसरे से चिपकने से बचाता है। उसके अलावा कैन प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम बाय यूजिंग सच डाइलेक्ट्रिक विच हैज हाई ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये वाला इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको याद कर लेना। फिर कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड, अब मान लो कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरा नहीं रखा गया, उसको कुछ पार्ट में रख दिया और कुछ पार्ट में खाली जगह बनी हुई है, यानी कि वैक्यूम है। जो खाली जगह बनी हुई है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, जहां पर डाइलेक्ट्रिक आ गया वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट अपॉन के। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस मान ली हमने कितनी है, टी। तो ये जो इतनी सी डिस्टेंस बची, ये डिस्टेंस कितनी बच गई, डी माइनस टी। कितनी बच गई, डी माइनस टी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पूरे की जो पोटेंशियल हो जाएगी, पोटेंशियल किसके बराबर होती है, ई इंटू डी। तो दो पार्ट में हो गया ये, तो एक हो गया ई1 डी1, दूसरा हो गया ई2 डी2। पहले के लिए ई नॉट डी1 की वैल्यू डी नॉट डी माइनस टी, दूसरे के लिए ई2 की वैल्यू ई नॉट अपॉन के और डी2 की वैल्यू टी। ई नॉट कॉमन, ये बन गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहां से कैपेसिटेंस अगर हम निकालें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू अपॉन डेल्टा वी। क्यू का मतलब क्या होता है, सरफेस चार्ज इंटू एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। हमने यहां से डेल्टा वी की वैल्यू रख दी, ई नॉट की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ गया किसका, जब हमने कैपेसिटर के अंदर क्या लगाया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक। इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि दो कैपेसिटर लगाए हुए हैं आपने, दो कैपेसिटर, और दोनों एक दूसरे के किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं। तो जब कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इस तरह से निकाला जाता है। पहले कैपेसिटर के लिए, क्योंकि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी माइनस टी। दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। मान लो कि एक स्लैब नहीं है, बहुत सारी स्लैब्स लगी हुई हैं, तो बहुत सारी स्लैब्स लगी हुई हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस टी थ्री अपॉन के थ्री। मान लो कि पूरा ही भर दिया अलग अलग स्लैब से, तो उस केस में डी की जो वैल्यू है वो चेंज होगी, वो क्या हो जाएगी, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर, इस तरह से बनेगी। तो होगा क्या, यहाँ पर डी की वैल्यू इनके बराबर हो जाएगी, तो डी और ये सारी एक दूसरे से वैल्यू कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट, है ना। मतलब कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डी की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो डी की वैल्यू हो गई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन, और उसमें से माइनस हो रहा है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन ये, और फिर उसके बाद क्या बन रहा है, टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू एंड सो ऑन। तो ये पूरा पोर्शन तो कटेगा,
और ये पूरा पोर्शन जब कटेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एप्सिलॉन ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, इस तरह से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करें। अब जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक है तो उसके दो कंडीशन बन सकती है, एक बार बैटरी को रिमूव कर दें और एक बार बैटरी को उसमें कनेक्टेड रहने दें। जब बैटरी को रिमूव कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस, वो इंक्रीज होगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, C प्राइम इक्वल्स टू KC। और बैटरी कनेक्टेड है तभी भी उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज रहेगी, यानी कि ये दोनों केस में ये जो वैल्यू है वो बढ़नी ही बढ़नी है। अब यदि चार्ज की बात की जाए तो बैटरी को अगर रिमूव कर दिया तो चार्ज कंजर्व हो जाएगा, यानी कि Q प्राइम बराबर क्या हो जाएगा, Q। और बैटरी को यदि कनेक्ट कर रखा है तो अब जो चार्ज है, नया चार्ज, वो K टाइम्स हो जाएगा पुराने चार्ज के, वो अगर बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। पोटेंशियल की वैल्यू हमने बात की थी कि पोटेंशियल कम हो जाएगा, हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परंतु यदि बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, यदि बैटरी को कनेक्ट कर रखा है तो पोटेंशियल सेम रहेगा इसके, जो बैटरी का पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ और यहाँ। बैटरी रिमूव है तो पोटेंशियल कम हो रहा है, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम है। बैटरी रिमूव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, बैटरी कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बैटरी रिमूव है तो चार्ज कंजर्व है, बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज बढ़ रहा है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो दोनों केस में क्या हो रही है, कम हो रही है। एनर्जी जो है वो दोनों केस में क्या हो रही है, कम हो रही है। अब हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन है, प्लेट सेपरेशन ऑफ अ 15 μF कैपेसिटर इज 2 mm, है ना। तो 15 μF कैपेसिटर है, 15 μF, और प्लेट सेपरेशन एप्सिलॉन A अपॉन D। तो यहाँ से एप्सिलॉन A की वैल्यू कितनी आ गई, 15 μF और इंटू 2 कर लो इसको, तो ये आ गया 10 पावर माइनस, ये μF में रहने दो, आंसर μF में चल रहा है तो एक मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 mm है ना, इसको भी 2 ही रहने दो, तो ये 15 दूनी 30 हो गया, एक मिनट रुको। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 30। फिर उसमें बोला अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब K इक्वल्स टू 2 ऑफ थिकनेस 1 mm इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो उसके बाद नई कैपेसिटेंस क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या, एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये फॉर्मूला लगाना है। एप्सिलॉन A की वैल्यू तो तुम यहाँ से लाए हो, यहाँ से कितनी आई है, 30। उसके बाद D की वैल्यू पहले कितनी थी, पहले D की वैल्यू थी कितनी, 2 mm, तो ये 2 mm माइनस 2 mm माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T, स्लैब की कितनी है 1, और ये 1 अपॉन K कितना है 2। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बन के वो आना चाहिए 20 μF का। इसको सॉल्व कर लेना, 20 μF, हो सकता है इसमें शायद यूनिट भी चेंज हो रही हो, वो एक बार चेक कर लेना। तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा कितना, 20 μF, नई कैपेसिटेंस का ना। तो डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे। कई बच्चों के सवाल होंगे कि जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो सवाल आते हैं नहीं आते हैं। हालांकि उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी उसका एक और लेक्चर मैं करा दूंगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, फिर इसमें मैग्नेटिज्म वाला पार्ट बचेगा, वो हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो होपफुली जितना भी मैंने बताया तुम्हें समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।